हेलो एवरीवन, रिकैप 2025 पहला वीडियो आई होप आपने देख लिया होगा जिसमें 2025 के हमने करंट अफेयर्स कवर किए थे और ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम जारी रखेंगे अपनी चर्चा को। अब इस वीडियो को देखने के बाद जरूर पार्ट 1 देखिएगा क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज जो पिछले एक साल में हुई कवर की हैं और डिटेल में डिस्कस किया है हर एक एस्पेक्ट को। आज भी इसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे और बात करेंगे 2025 के पॉलिटी गवर्नेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स की। सबसे पहली जो खबर है, जो न्यूज है, दैट डील्स विद ट्राइब्यूनल्स। और ट्राइब्यूनल्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का जिसको हम समझेंगे। इस जजमेंट को समझने से पहले हमें ट्राइब्यूनल्स से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी समझ लेनी चाहिए। ट्राइब्यूनल एक ऐसी बॉडीज होती हैं जिनको हम कहते हैं क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज। क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज मतलब, क्वाज़ी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, मतलब नॉट कंप्लीटली। तो नॉट कंप्लीटली जुडिशियल बॉडीज ट्राइब्यूनल्स आर क्वाज़ी जुडिशियल। व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज दैट नंबर 1, इस बॉडी में, इस संस्था में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जजेस प्लस नॉन जजेस यानी सिविल सर्वेंट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स उस फील्ड से जुड़े रखे जा सकते हैं। एंड सेकेंड रीजन इज कि इसका प्रोसीजर जो होता है, इसके काम करने का प्रोसेस, इसके जजमेंट सुनाने का प्रोसेस, इनफैक्ट ट्राइब्यूनल के जजमेंट को जजमेंट भी नहीं कहते, अवार्ड कहते हैं। तो कोई भी प्रोसेस है वो अगर कोर्ट में जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर का एक कोड लगता है, सिविल प्रोसीजर का कोड लगता है, उस कानून के रूल्स लगते हैं, उस कोर्ट के रूल्स लगते हैं जिस कोर्ट में वो मामला चल रहा है। इसका मतलब प्रोसीजर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहां पे ट्राइब्यूनल्स के अंदर ये कोई भी प्रोसीजरल कोड्स अप्लाई नहीं होते हैं और ये अपना प्रोसेस अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रोसीडिंग्स अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकते हैं। इन दो रीजंस की वजह से ट्राइब्यूनल्स को क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है। इंडिया के अंदर ट्राइब्यूनल आजादी से पहले भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल 1941 से चलता आ रहा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स, मतलब अलग अलग डिफरेंट मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स, इनकी स्थापना हुई थी। दीज वर facilitated by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 and correspondingly Article 323A और 323B, ये दो आर्टिकल्स ऐड किए गए। अब आप ये समझिए कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाता हूं तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आर्टिकल में यह लिखा है कि पार्लियामेंट यानी जो लोकसभा प्लस राज्यसभा वाली संसद है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना सकती है और बाकी किसी मैटर से रिलेटेड ट्राइब्यूनल है तो वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से कोई भी एक बना सकती है। ट्राइब्यूनल का पर्पस ये होता है कि जस्टिस स्पीडी हो जाए, इनएक्सपेंसिव हो जाए, प्रोसीजर थोड़े से कम लगे और कोर्ट्स की पेंडेंसी कम हो जाए। अब ट्राइब्यूनल्स बनते गए आफ्टर 1976 बहुत सारे केसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, फॉरेनर्स के ट्राइब्यूनल फॉरेनर्स एक्ट में बनते गए, इनकम टैक्स का एपेलेट ट्राइब्यूनल, अपील का ट्राइब्यूनल इनकम टैक्स एक्ट में बनता गया। कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कंपनी लॉ में बना, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो ऐसे ढेर सारे ट्राइब्यूनल बना दिए गए अलग अलग मामलों के लिए। अब होता यह है कि साल 2017 में डिफरेंट एक्ट्स के अंदर जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए थे उनसे रिलेटेड कुछ चेंजेस करती है सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। दीज चेंजेस आर डन बाय फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट दोस्तों मनी बिल की तरह पास होता है और आई होप आपको बेसिक जानकारी होगी कि जो मनी बिल होता है उसको राज्यसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, लोकसभा उसे पास कर देती है और राज्यसभा के पास 14 डेज होते हैं। इफ इट वांट्स टू गिव अ रिकमेंडेशन फॉर चेंज इट कैन गिव।
लोकसभा wants to agree to it or not, it is up to the लोकसभा, अपनी मर्जी से वो एग्री करें ना करें, बिल तो 14 दिन के अंदर पास हो जाता है। तो फाइनेंस एक्ट के जरिए क्या किया गया कि ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कुछ बदलाव लाए गए, चेंजेस लाए गए। इनमें से कुछ बदलाव थे कि ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स की जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है, ठीक है, सैलरीज हैं, है ना, कंडीशंस ऑफ सर्विस है, मतलब किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उनको अपॉइंट किया जाएगा, निकाला जाएगा, उनकी सैलरीज क्या होगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू डिसाइड किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के थ्रू डिसाइड किया जा सकता है, ना कि कानून पास करके। दोनों में फर्क क्या है? अगर आप ट्राइब्यूनल्स के टर्म्स ऑफ ऑफिस, सैलरी और कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट के अंदर लिखते हो, यानी पार्लियामेंट से कानून पास करवा के लिखते हो, तो उससे वो ज्यादा देर तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। क्योंकि जब आपको ये चेंज करना होगा, टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल से 5 साल या 4 साल या 1 साल करना होगा, या लेट अस फॉर अ मिनट फॉरगेट टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरी, कंडीशंस ऑफ सर्विस अगर बदलनी होंगी तो आपको कानून बदलना पड़ेगा। कानून बदलने के लिए पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा तो प्रेसिडेंट ऑर्डर दे देंगे, निर्देश दे देंगे, डायरेक्शन दे देंगे, या जो नोडल मिनिस्ट्री उस ट्राइब्यूनल को चलाती है वो निर्देश दे देगी, ऑर्डर दे देगी, और जो ट्राइब्यूनल के मेंबर्स हैं उनकी सर्विस कंडीशन, सैलरी बदल जाएगी, जिससे जुडिशरी को ऑलवेज, या जुडिशियल बॉडीज या क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज को खतरा रह सकता है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात ट्राइब्यूनल्स की यह होती है कि ट्राइब्यूनल्स जितने भी बनते हैं उनके लिए कोई इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए कोई इंडिपेंडेंट संस्था नहीं है। अगर है तो वो अपनी अपनी मिनिस्ट्री। तो जो मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री होती है वही ट्राइब्यूनल को कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA, ठीक है। अब दिक्कत इस बात की है, परेशानी इस बात की है कि जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके पास जो मामले आएंगे, उन मामलों में, उन केसेस में कई बार द लिटिगेंट और द वन हु इज चैलेंजिंग इन अ ट्राइब्यूनल कैन चैलेंज दिस मिनिस्ट्री इटसेल्फ। अगर वो मिनिस्ट्री को चैलेंज कर रहा है, मान लीजिए मिनिस्ट्री इज अ पार्टी टू अ केस और मिनिस्ट्री को चैलेंज किया जा रहा है और यही मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है इस चैलेंज को सुनने वाले ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशंस एटसेट्रा के लिए, तो ये कितनी गलत बात है। बिकॉज इन दिस केस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि अपने केस में मैं खुद जज नहीं हो सकता, आई कैनॉट बी अ जज इन माई ओन केस। अब इस परिस्थिति में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगर अपनी पसंद के बंदों को ट्राइब्यूनल में बिठाए तो जजमेंट्स को वो मैनिपुलेट करवा सकती है। और तो और अगर उनकी सैलरीज, कंडीशंस ऑफ सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, ना कि पार्लियामेंट के कानून के द्वारा बताई जाती हो, तो कंट्रोल और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अदर चेंजेस वर ऑल्सो मेड, फॉर एग्जाम्पल मर्जिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स, अबॉलिशिंग ऑफ ट्राइब्यूनल्स, बहुत सारी चीजें की गई फाइनेंस एक्ट के द्वारा। साल 2019 में 2019 में सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला पहुंच जाता है। केस का नाम है रॉजर मैथ्यू केस। रॉजर मैथ्यू केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सुनाता है कि जो भी चेंजेस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट के थ्रू किए हैं, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे कैनॉट बी डन। सो सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में ट्राइब्यूनल्स को लेकर एक जंग छिड़ जाती है, एक लड़ाई छिड़ जाती है। इस लड़ाई का अगला अध्याय तब आता है जब साल 2020 में मद्रास बार एसोसिएशन चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिफरेंट ट्राइब्यूनल से रिलेटेड प्रोविजंस को, और सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस देता है। गाइडलाइंस देता है कि जो ट्राइब्यूनल्स होंगे, उन ट्राइब्यूनल्स के अंदर जो मेंबर्स होंगे, जो उनकी अपॉइंटमेंट्स होगी, वो उसने कैसे किया जाए।
इन गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप मिनिमम एज का क्राइटेरिया मत रखो, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स में मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए टू बी अपॉइंटेड, ये क्राइटेरिया मत रखो। कम से कम 5 इयर्स का टेन्योर रखो, कम से कम 5 इयर्स, 5 साल का आप टेन्योर रखो। और जो चेयरमैन है और अदर मेंबर्स हैं उनका जो अपर एज लिमिट है वो भी इंक्रीज करो, ठीक है। इसके अलावा ओवर सेवरल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गिव अदर गाइडलाइंस लाइक व्हाई डोंट यू क्रिएट अ नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन, क्यों नहीं आप एक नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन बनाते हो जो रेगुलेट कर सके इन ट्राइब्यूनल्स का सारा काम। तो बहुत सारी गाइडलाइंस लाइक मिनिमम एज ना असरटेन करना, 5 इयर्स की कम से कम टर्म रखना ट्राइब्यूनल के चेयरमैन मेंबर्स की, चेयरमैन और मेंबर्स की जो रिटायरमेंट एज है उसको इंक्रीज करना, और नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन से ट्राइब्यूनल सभी ट्राइब्यूनल्स को रेगुलेट करना, ये इसके सुझाव हैं, गाइडलाइंस हैं। इन 2021 द गवर्नमेंट कम्स अप विद एन ऑर्डिनेंस। व्हाट इज एन ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस इज a constitutional power exercised by the president or governor respectively under article 123 and 213 wherein पार्लियामेंट के लॉ की तरह, पार्लियामेंट के बनाए गए कानून की तरह प्रेसिडेंट के ऑर्डर को अप्लाई कराया जा सकता है। यह तब हो सकता है जब पार्लियामेंट का सेशन ना चल रहा हो। यह सिर्फ 6 महीने के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर इसे पार्लियामेंट से आप पास नहीं करवाते हो तो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो 2021 में एक ऑर्डिनेंस आता है जिसका नाम है ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस। इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के अंदर सबसे पहले तो 2019 का जो रॉजर मैथ्यू का जजमेंट था उसको करेक्ट करना है। उसमें जो हमें बोला गया था कि वो फाइनेंस एक्ट से आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसे करेक्ट करना है। और करेक्ट करने के लिए दोबारा से वहां पे जो चीजें लिखी थी उसे रैशनलाइज करने के लिए, ट्राइब्यूनल्स को मर्ज करने के लिए अब कहा जाता है कि हम इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो प्रावधान डालेंगे और उस फाइनेंस एक्ट के उन प्रोविजंस को हम वापस लेते हैं। बट here in this particular case they have tried to create a new mechanism for selection of members of tribunal। और इसके साथ साथ इस ट्राइब्यूनल के इस ऑर्डिनेंस के अंदर वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी उन्हें नहीं मानते हैं। For example, they say that the age should be 50 years. Minimum age for appointment in tribunal should be 50 years. तो ये वाली बात नहीं मानी। Maximum tenure वो 4 साल का रखते हैं, तो ये वाली बात नहीं मानी। किसी नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को वो नहीं कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। So and eventually what happens is that in 2021 itself, the court, the Supreme Court invalidates this ordinance and its provisions। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जो इस रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस को इनवैलिडेट कर देता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस वाज इनवैलिडेटेड, द पार्लियामेंट देन passes a law in a few months after the judgment which is called Tribunal Reforms Ordinance, Tribunal Reforms Act of 2021। Tribunal Reforms Act of 2021 has a lot of features, जिसमें एक फीचर था बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को अबॉलिश करना, मतलब खत्म कर देना, और उनकी जो पावर्स हैं वो या तो किसी एग्जिस्टिंग दूसरे ट्राइब्यूनल को ट्रांसफर कर देना या हाई कोर्ट्स को ट्रांसफर कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे जो आपका एक्ट रिलेटेड टू सेंसर बोर्ड है ना, सेंसर बोर्ड वाला जो एक्ट है 1955 का, जिसके अंदर मूवीज को सर्टिफिकेशन मिलती है, उस सर्टिफिकेशन के का जो जिम्मेदारी है वो सेंसर बोर्ड के पास होती है। सेंसर बोर्ड के ऑर्डर्स को आप चैलेंज कर सकते थे इन अ ट्राइब्यूनल अर्लियर। पहले एक ट्राइब्यूनल होता था जिसमें सेंसर से रिलेटेड जो भी आपकी फिल्म से या मूवी से रिलेटेड फैसले किए गए हैं आप उसे चैलेंज कर सकते थे एक एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास। वो ट्राइब्यूनल हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया,
और उसकी जगह उसकी रिप्लेसमेंट में हाई कोर्ट को वो पावर्स दे दी गई। अब इसी तरीके से बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स को चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया, मर्ज किया गया, अबॉलिश किया गया। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, वाज दैट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट ट्राइब्यूनल they created a selection committee. They created a selection committee. I will talk about this selection committee very soon because the Supreme Court was not happy with the composition of this selection committee. Nevertheless, other aspects जो 2021 के ऑर्डिनेंस में कोर्ट ने मना किए थे, वही सेम दोबारा से एक्ट के अंदर लिख दिए जाते हैं। वही सेम जिनको कोर्ट ने कहा था ये इनवैलिड है, ये एप्लीकेबल नहीं है, उन्हीं सेम प्रोविजंस को रिपीट करके एक्ट के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे ये तनाव जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव / लेजिस्लेचर के बीच में ट्राइब्यूनल्स को लेकर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और दोबारा से कोर्ट के पास जब ये मामला जाता है, फाइनली 2025 के नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आता है। तो इसके लिए, इस जजमेंट तक पहुंचने के लिए ये बैकग्राउंड समझना आपके लिए अनिवार्य है, जरूरी है। अगर ये बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो जजमेंट समझ नहीं आएगा। अब आते हैं इस जजमेंट के अंदर क्या चीजें बताई गई। सबसे पहले अगर आप देखो इस जजमेंट में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म ब्रैकेट में रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट, इसके बहुत सारे प्रावधानों को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। प्लीज रिमेंबर व्हेन आई से दैट प्रोविजंस हैव बीन स्ट्रक डाउन, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कानून इनवैलिडेट हुआ है, मतलब कुछ प्रोविजंस इसके इनवैलिडेट हुए हैं। रीजन क्या दिए गए हैं? रीजन ये दिए गए हैं कि ये जो प्रावधान है ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर, इन दो प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। दे वायलेट दीज टू प्रिंसिपल्स। विच टू प्रिंसिपल्स? जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स। इस पर्टिकुलर केस के लिए जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे इंटरप्रेट करते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज वी आर द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर यहां पे डिस्प्ले की और यह कहा कि वी आर द वंस हु विल डिसाइड दैट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। इफ यू वांट टू चेंज द मीनिंग, यू कैनॉट रिपीटेडली पास न्यू लॉज विच रिप्लेस आवर जजमेंट। हमारी जजमेंट को रिप्लेस करने के लिए मात्र पार्लियामेंट से नया कानून पास कराना काफी नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो जुडिशियल सुप्रीमेसी के ऊपर बेस्ड है और ना ही पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी के ऊपर बेस्ड है, ऐसा कोर्ट ने कहा। ना ही वो जुडिशियल सुप्रीमेसी के ऊपर बेस्ड है, ना ही पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी के ऊपर बेस्ड है। वो बेस्ड है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हमें ऐसा लगे कि कोई भी प्रावधान आप कानून बना के पार्लियामेंट से पास करवाते हो, तो हम उसे कभी भी इनवैलिडेट करवा देंगे, क्योंकि हम एक ही सिद्धांत में मानते हैं, प्रिंसिपल में मानते हैं, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। और कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो हम बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट वी से इट इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब 2021 के एक्ट में, जैसा मैंने आपको बताया, वही क्लॉजेस जो ऑर्डिनेंस के अंदर कोर्ट ने मना किए थे वही रिपीट हुए। जैसे 50 इयर्स की मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ये सेम चीज कैंसल हुई थी, ये सेम चीज रिपीट हुई। फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 इयर्स फॉर चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, इसको बोला था 5 साल रखो, इन्होंने 4 साल ही रखी। आपने सेम प्रोविजंस रीएनैक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशनल डिफायंस दिखाई है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफायंस मतलब कि आपने हमारे ऑर्डर को, हमारे निर्देश को आपने रिजेक्ट किया है।
और जैसा मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच अ जजमेंट इज गिवन। अगर कोई जुडिशरी कोई कानून पास करती है तो उसको रिवर्स करने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए आपको कानून पास करना काफी नहीं है, यू विल हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और सिर्फ सेम चीज को कानून के तौर पे पास करवा के आप एक गलती कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक्ट था, मैंने आपको बताया ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस और ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, इन दोनों के अंदर सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के ट्राइब्यूनल्स के सिलेक्शन के लिए कौन मेंबर होगा, कौन चेयरमैन होगा, उसके लिए देयर वाज अ सिलेक्शन कमिटी एंड आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द कोर्ट वाज नॉट हैप्पी विद द कंपोजिशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कमिटी में चेयरपर्सन होने थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2 सेक्रेटरीज, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स, और एक एडिशनल मेंबर। वो एडिशनल मेंबर प्रेजेंट ट्राइब्यूनल, जिस ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट होनी है उसका चेयरपर्सन हो सकता है, या कोई आउटगोइंग चेयरपर्सन हो सकता है, मतलब उस ट्राइब्यूनल से जाने वाला है, उसका टेन्योर खत्म होने वाला है, वो पर्सन हो सकता है। तो 1 + 2 + 1 टोटल 4 मेंबर हैं, जिसमें से 2 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं। अब इस कॉम्पोजिशन से आप ये समझ सकते हो कि कोर्ट नाराज क्यों होगा, क्योंकि कोर्ट के समझने में जो सिलेक्शन कमिटी है उसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मेंबर्स में से एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के पास अपर हैंड है। ठीक है, क्योंकि 2:2, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि अपॉइंटमेंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। और जब भी ऐसा होता है, आपने कॉलेजियम सिस्टम के केस में भी यही देखा है कि जब भी ऐसा हो, कोई ऐसा कमीशन, कोई ऐसी बॉडी बने जिससे जजेस या ट्राइब्यूनल के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट होनी हो, और उस बॉडी के अंदर जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है वो बराबरी पे हो, तो जुडिशरी को लगता है कि ये हमारी इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। यहां पे भी उन्हें यही लगा। जैसा मैंने आपको बताया, ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट के अंदर बहुत सारे सिमिलर प्रोविजंस थे, और सिमिलर प्रोविजंस को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें कैंसिल कर दिया। दैट मींस 50 इयर्स ऑफ द टेन्योर, मिनिमम एज है ना, 4 इयर्स का जो आपने फिक्स्ड टेन्योर रखा था, सिलेक्शन कमेटी आपने जो रखी थी, इन सभी को कोर्ट ने रिजेक्ट किया। कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इसीलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट कर रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट किया जा रहा था कि ये तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते हो, ना ये संविधान में एक्सप्लिसिटली लिखे हैं, तो इसीलिए आपको इसके बेसिस पे हमारे ट्राइब्यूनल एक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहिए। लेकिन जुडिशरी का यह मानना है कि ये तो पिलर्स हैं, ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स आर पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर एम्बेडेड इन द स्पिरिट, इन द टेक्स्ट, इन द लेटर एंड द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा आप समझ रहे हो कि हाउ जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बीइंग अफेक्टेड। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज इफ देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी ऑफ 2:2 where executive and judiciary are barabar, so you may not be able to appoint persons as the judiciary wants in the tribunal के अंदर। अब आइडियली स्पीकिंग आम आदमी की नजर से आपको यह लग रहा होगा कि यार ठीक है ना, ट्राइब्यूनल तो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है जिसमें बराबर के जुडिशियल और नॉन जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट का यह मानना नहीं है। कोर्ट का यह मानना है कि ट्राइब्यूनल आर जस्ट लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द जुडिशरी विद जस्ट लाइटर प्रोविजंस, थोड़े फ्लेक्सिबल प्रावधान है, लेकिन है तो वो जजमेंट करने के लिए बैठा है ना, अवार्ड देने के लिए बैठा है, इसलिए उसमें हमेशा जुडिशियल मेंबर्स की प्राइमेसी होनी चाहिए। हमेशा ट्राइब्यूनल के अंदर अकॉर्डिंग टू द जुडिशरी द चेयरमैन शुड बी फ्रॉम अ पर्सन हु इज जुडिशियल मेंबर। ठीक है। सेकेंडली, हमेशा ट्राइब्यूनल के अंदर जो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए वो नॉन जुडिशियल मेंबर से ज्यादा होने चाहिए। ये प्रिंसिपल उन्होंने पुरानी जजमेंट्स में ले डाउन किया है।
और इसी वजह से परेशानी लग रही है इनको इस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी से। बेंच ने दोबारा कहा कि गवर्नमेंट, व्हाई डोंट यू मेक अ नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन सो दैट इंडिपेंडेंट तरीके से ट्राइब्यूनल की वर्किंग को चेक किया जा सके, अपॉइंटमेंट्स ट्रांसपेरेंट तरीके से की जा सके, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स लगाए जा सके और एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स के इन्फ्लुएंस से ट्राइब्यूनल को बचाया जा सके। सेंटर को 4 महीने का वक्त दिया है इस जजमेंट के अंदर कि आप नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन बनाओ टू रेगुलेट द ऑल दीज एक्टिविटीज इन द ट्राइब्यूनल। तो ये थी ट्राइब्यूनल्स और उससे रिलेटेड जजमेंट, उससे रिलेटेड कौन से प्रावधान, प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आए, उन्होंने इनवैलिडेट किए और उसके पीछे का इतिहास। अब सेकेंड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और सेकेंड न्यूज मेड वेव्स ऑफ हेडलाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 2025 अप टिल अगस्त 2025। This entire news was also clouded by the vice president's resignation। आपने देखा ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव भी हुए। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स से ये इशू सामने आता है और इस इशू को अब हम डिस्कस करेंगे। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। देखिए, मार्च 2025 के अंदर दिल्ली में फायर ब्रिगेड को एक कॉल आता है और एक दमकल विभाग की जो गाड़ी है वो जाती है और आग बुझाने चली जाती है। द बिल्डिंग जहां पे आग लगी है, इट इज फाउंड आउट लेटर टू बी एन आउट हाउस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट जज एट दैट टाइम जस्टिस वर्मा। और जस्टिस वर्मा जी के घर पे आउट हाउस में दमकल विभाग को पानी मारते हुए बहुत सारे नोट की गड्डियां, यानी कि नोट्स मिलते हैं, वार्ड्स ऑफ नोट्स जिनको कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को, इनफैक्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी ये फोटोज भेज दी थी, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती है। और फोटोज जब मीडिया में भी आनी शुरू हो जाती है, वीडियोस भी आने शुरू हो जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से जहाँ पे एक आदमी कह रहा है कि देखो गांधी जी भी जो है, गांधी जी भी जल गए आग में, ठीक है। तो ये बहुत कुछ होता है उस वक्त। बेसिकली इट्स a judge's house and residence, and this creates a lot of doubt that what are these many notes or bundles of cash doing over there, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मार्च के अंत तक आते आते सुप्रीम कोर्ट इसका कॉग्निजेंस लेता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के बिहेवियर के ऊपर, जजेस के कंडक्ट के ऊपर ऑलरेडी बहुत विचार विमर्श डिस्कशन हो चुका था और दिस डिस्कशन वाज बेसिकली लेड इन द 1990s में, जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जज जस्टिस चट्टोपाध्याय जी, इनके ऊपर, या चटर्जी जी, इनके ऊपर आरोप लगता है कि ही इज इन्वॉल्व्ड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ करप्ट एक्टिविटीज, ठीक है। तो आरोप लगता है, तो कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनकी इंपीचमेंट या उनके रिमूवल का कंट्रोल कोर्ट के पास नहीं होता है। अगर आप संविधान देखोगे, आर्टिकल 124 एंड 214, दीज आर रिलेटेड टू basically the Supreme Court and High Court judges, their appointment and their removal. If a judge has to be removed before their tenure ends, whether it is a Supreme Court judge or a High Court judge, it has to be by the Parliament via an impeachment process. This impeachment process I will discuss in a few minutes, but court has no significant role to play as far as removing judges is concerned. ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अपने कोर्ट के, अपने बेंच के किसी जज को रिमूव कर सकता है अपनी पोजीशन से। तो इसके लिए देयर मस्ट बी सम इंटरनल मैकेनिज्म टू होल्ड द जजेस अकाउंटेबल इफ देयर इज सम काइंड ऑफ मिसकंडक्ट। ऑल्सो वन मोर रीजन फॉर मेकिंग एन इंटरनल मैकेनिज्म इज कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ हम शब्द देखते हैं, किसी भी जज को रिमूव करने के 2 रीजन हो सकते हैं, 2 रीजन दिए गए हैं, प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। तो पार्लियामेंट के द्वारा किसी जज को रिमूव करने के 2 कारण या 2 ग्राउंड्स दिए गए हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच इज आइदर प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब कई चीजें, अब इनकी डेफिनेशन या परिभाषा संविधान में नहीं है, ना ही किसी कानून के अंदर है।
तो प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के लिए अगर किसी को सजा मिलनी है तो वो तो पार्लियामेंट देगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हो सकते हैं जो आर नॉट एट दिस लेवल, इतने लेवल की प्रॉब्लम नहीं है, इससे छोटे लेवल की प्रॉब्लम है। मिसबिहेवियर कैन नॉट बी ओनली regarding their conduct or regarding corrupt activities, it can also be due to small infractions, है ना। मान लीजिए passing lewd remarks, if a judge is found passing lewd remarks, sexist remarks, तो उनको impeach नहीं करेंगे, लेकिन उनको कुछ डांट फटकार तो लगाई जा सकती है ना। तो इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में बहुत सारे ऑफेंस हो सकते हैं, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट 1995 में डिसाइड करता है कि हम एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाएंगे। इस इंटरनल मैकेनिज्म के लिए 1997 तक प्रोसीजर भी तैयार हो जाता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर और 1999 में फाइनली इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाता है। 1999 इज ऑल्सो द ईयर वेयर रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज Restatement of Judicial Values is a document which is laid down by the Supreme Court of India. तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को वो कुछ गाइडलाइंस देता है विच आर नॉट लॉ, कानून नहीं है वो कि ये नहीं किया तो सजा हो जाएगी, ऐसा नहीं, बट वैल्यूज बेस्ड ऑन विच यू शुड हैव द जजेस कंडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे इस रीस्टेटमेंट ऑफ जुडिशियल वैल्यूज में ये लिखा है कि अगर किसी मामले के अंदर आपकी हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन यानी कि कोई ब्लड रिलेशन इन्वॉल्व है तो उस केस से अपने आप को आप रिक्यूज कर दीजिए, ठीक है। आप किसी से गिफ्ट्स मत लीजिए, ठीक है। आप बार के जो मेंबर्स है यानी एडवोकेट्स है और लॉयर्स है उनके साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी मत मेंटेन कीजिए, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने एक अनबायस्ड तरीके से जजमेंट देनी है। These are the values that are listed in this restatement of judicial values. And the Supreme Court said that whenever a judge is found to be in violation of these judicial values, we may conduct an internal inquiry. उस इंटरनल इंक्वायरी के लिए हम हमेशा नई कमेटी बनाएंगे और उस इंटरनल इंक्वायरी के बाद हम ये सजेस्ट करेंगे कि उस जज के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए। कोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या एक्शन ले सकता है? कोर्ट कह सकता है, या ये जो इंक्वायरी कमीशन है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप रिजाइन कर दीजिए सर अपनी पोजीशन से, जैसा जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ भी हुआ, आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शंस होते हैं। आप जजेस को ट्रांसफर कर सकते हो, आप जजेस को रेप्रिमांड कर सकते हो, आप जजेस को का काम है ना वर्क कम कर सकते हो कि अब आपके पास केसेस नहीं आएंगे। सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विद इन द एम्बिट ऑफ दिस इंटरनल कमिटी एंड इट्स रिपोर्ट। ठीक है, समझ गए? तो अगर कोई बंदा प्रोवन मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी नहीं करता है तो भी बहुत सारी चीजें उसको जजेस को इंटरनली बोली जा सकती है। बट इफ during the investigation it is found that the particular offense done by a judge is of the level of misbehavior or incapacity, अब incapacity छोड़ दो क्योंकि incapacity तो बेसिकली होता है कि जज की ड्यूटी नहीं निभा सकते हो क्योंकि फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी अब आपकी नहीं है ना। लेकिन अगर कोई चीज आप इन्वेस्टिगेट करते हुए आपको लगता है कि यार ये तो मिसबिहेवियर की कैटेगरी में आना चाहिए, ये तो इंपीच होना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन राइट अ लेटर और कैन राइट अ recommendation to the executive, and in this letter or recommendation he or she can say that boss please go ahead with impeachment of this person, इसको रिमूव करवा दो क्योंकि हमें लगता है कि ये मिसबिहेवियर। ठीक है, अब इसी तरीके से तब जस्टिस संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जब ये मामला हुआ, तो जस्टिस खन्ना साहब ने एक कमेटी बिठाई है ना, और 3 मेंबर की वो कमेटी थी। उसमें हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जज थे है ना, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो देयर वर अ लॉट ऑफ 3 जजेस बेसिकली इन दैट पर्टिकुलर कमेटी। दैट कमेटी प्रिपेयर्ड इट्स रिपोर्ट, इट गेव द रिपोर्ट, एंड आफ्टर दिस रिपोर्ट apparently as per news reports The Chief Justice of India approached the Prime Minister and said कि देखिए प्राइमा फेसी तो हमें ये लगता है, देखने पे तो ये लगता है कि यहाँ पे जो मामला है करप्शन का है तो मिसबिहेवियर का है, और अगर मिसबिहेवियर का है तो इसका मतलब ये हुआ कि there will be certain concerns regarding this person, please impeach him या start a motion to remove him. This is what the news reports say. I have not read the letter, so I cannot ascertain कि सच में यही हुआ है, बट हाँ न्यूज रिपोर्ट्स तो यही कहती है। खैर, अब इसके बाद जस्टिस वर्मा जिन्होंने
इस इंटरनल इंक्वायरी को फेस किया, उनका यह कहना है कि उन्होंने चैलेंज कर दिया मई के महीने में इस इंटरनल इंक्वायरी और उसकी रिपोर्ट को, और ये कहा कि इन्होंने जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, मुझसे इन्होंने एविडेंस कलेक्ट नहीं किया, मुझे मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट ही नहीं करता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो बताए इंपीचमेंट के लिए, है ना। ऐसे बहुत सारे उन्होंने आर्गुमेंट दिए, बट मई के महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड देयर हिज पिटिशन टू कैंसल दिस इंटरनल इंक्वायरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो जुडिशरी, हायर जुडिशरी, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टूर्स के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर काम करे। अब मामला जाने वाला है पार्लियामेंट में, और मामला जाता भी है जब मॉनसून सेशन के अंदर, मॉनसून सत्र के अंदर लोकसभा में और राज्यसभा में सभी एमपीज एक तरीके से कंसेंसस में आ जाते हैं कि जस्टिस वर्मा को रिमूव करने की प्रोसीडिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो इस वजह से यह बहुत बड़ा मामला बन जाता है। इनफैक्ट द लोकसभा स्पीकर admits a motion to remove Justice Yashwant Verma, which has been signed by 146 members of parliament. After admitting this motion, there is a committee which is created, which is an investigation committee. So for that, let us understand how the removal thing works. So if we talk about the removal of judges, the constitution does not give the entire procedure. कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा प्रोसीजर नहीं देता है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना बताता है कि द जजेस of High Court and Supreme Court can only be removed via a motion which has been passed in both houses of parliament by 2/3 of members present and voting plus 50% of total membership या total strength of the house। इसका मतलब ये जो मोशन होगा, प्रपोजल होगा टू रिमूव द जज, ठीक है, उसके लिए 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास करवा के सेम सेशन के अंदर प्रेसिडेंट का साइन लेना पड़ेगा, तभी आप एक जज को रिमूव कर सकते हो। लेकिन इसका प्रोसीजर यहां नहीं बताया गया है। Only this fact has been stated कि motion has to be passed by 2/3 majority। प्रोसीजर बताया गया है 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर। तो 1968 के जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंदर इस पूरे मामले का प्रोसेस बताया गया है। The procedure says that to remove a judge, the motion can be moved, the proposal can be given in राज्यसभा और इन लोकसभा, दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में आप प्रपोजल लेके आ सकते हैं। लेकिन इस प्रपोजल के लिए आपको लोकसभा में 100 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। सो यू नीड सम प्रायर सपोर्ट टू इंट्रोड्यूस दिस मोशन इटसेल्फ। फिर इसके बाद अगर आप ऐसा कर भी देते हैं तो सेकेंड स्टेज पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन। तो राज्यसभा के चेयरमैन, लोकसभा के स्पीकर, दे मे चूज टू एडमिट और दे मे चूज टू डिसमिस द मोशन। इसके बाद अगर मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने एडमिट कर भी दिया, तो एडमिट करने के बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है। मतलब जिस हाउस के अंदर आपने रिमूवल मोशन मूव किया है ना, वहां पे इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, और इस इंक्वायरी कमेटी का कॉम्पोजिशन भी वहां पे बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस इंक्वायरी कमेटी में बैठेंगे, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस बैठ सकते हैं, और एक एमिनेंट जूरिस्ट बैठ सकते हैं, यानी कि जुडिशियल फील्ड से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट केस है, उसमें भी एक इंक्वायरी कमेटी लोकसभा बना चुका है। इंक्वायरी कमेटी लोकसभा बना चुका है, और इस इंक्वायरी कमेटी की जो मेंबरशिप है उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए 3 जजेस की इंक्वायरी कमेटी बनी है। जस्टिस अरविंद कुमार जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, MM श्रीवास्तव जो मद्रास हाई कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस है इनफैक्ट,
और कर्नाटक हाईकोर्ट के एडवोकेट बीवी आचार्य जी। दिस कमिटी हैज बीन अपॉइंटेड बाय द लोकसभा, ये लोकसभा ने अपॉइंट की है और इस वजह से अब इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इसका मतलब ये कमेटी इंक्वायरी कर रही है कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने किसी प्रकार का मिसबिहेवियर किया है जिसके लिए उन्हें इंपीच करना चाहिए। एक बार ये इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट हाउस ऑफ द टेबल पे रख देती है, सॉरी टेबल ऑफ द हाउस पे रख देती है, तो फिर टंग ऑफ स्लिप हो गया मुझसे, तो फिर क्या होगा कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, इनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, इतने हाउस के मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है फिर ये सेकंड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस का मतलब है राज्यसभा, सेकंड हाउस का मतलब है यहां पे राज्यसभा। राज्यसभा में इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी पहले हाउस में होगी। इंक्वायरी खत्म होने के बाद राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ इस पे डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और फिर मोशन मूव किया जाएगा कि क्या हम इस जज को रिमूव कर दें। इसके अंदर भी आपको सेम मेजॉरिटी चाहिए। द सेम मेजॉरिटी विच यू रिक्वायर्ड हियर इज रिक्वायर्ड इन राज्यसभा ऑल्सो। आफ्टर यू गेट दिस मेजॉरिटी द प्रेसिडेंट हैज टू साइन ऑन दैट ऑर्डर फॉर रिमूविंग द जज and once the president signs on that order to remove the judge will be removed। क्योंकि ये इतना मुश्किल प्रोसेस है जिसमें ढेर सारी चीजें, ढेर सारे स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, इस वजह से आज तक भारत में कोई भी जज, चाहे वो हाई कोर्ट का हो या वो सुप्रीम कोर्ट का हो, इंपीच नहीं हुआ है। इनफैक्ट इंक्वायरी कमिटी तक सिर्फ 2 ही जज पहुंचे हैं। इंक्वायरी कमिटी स्टेज तक ही 2 जज पहुंचे हैं। 5 बार ऐसा हो चुका है कि जजेस के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू की गई है। सबसे पहले जज थे जस्टिस वी रामास्वामी इन द ईयर 1993। तब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, लेकिन जो इनके ऊपर आरोप लगे थे, एलिगेशंस लगे थे, वो तब के थे जब ये हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे, पंजाब हरियाणा के। और ये फाइनेंशियल मिसकंडक्ट, ढेर सारी इनके नाम की प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजों इसके ऊपर बात हुई। लोकसभा ने इनके रिमूवल के मोशन को डिबेट किया, लेकिन लोकसभा के अंदर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल पाई। तो आप ये समझिए कि इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए। आपको इंक्वायरी कमेटी बनाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी नहीं चाहिए, वहां पे पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इंक्वायरी कमेटी बिठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एडमिट करना है मोशन को और 100 लोगों का सपोर्ट चाहिए। यहां पे इंक्वायरी कमेटी बनी, लेकिन जब वोटिंग होनी थी तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे उन्होंने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब्सटेन कर दिया। और क्योंकि इसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, अगर बहुत सारे नेता वोट नहीं देते हैं तो आप रिमूव नहीं कर पाते हो। 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। इनके ऊपर आरोप थे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स एज कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर। तो ये फंड्स कलेक्ट करते थे या फंड्स की मैनेजमेंट में इनको काम मिला हुआ था। ऐसा बोला गया कि इन्होंने फंड्स मिस अप्रोप्रिएट किए। लेकिन जब राज्यसभा के अंदर इनके अगेंस्ट मोशन पास हो गया, ही वॉज द सेकेंड पर्सन जिनके अगेंस्ट इंक्वायरी कमीशन बैठा और इंक्वायरी ने की रिकमेंडेशन पे राज्यसभा ने इनको रिमूव करने का प्रपोजल पास भी कर दिया 2/3 मेजॉरिटी से। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि इनको लगा कि भाई साहब, मैं इतिहास तो नहीं बनाना चाहता, मैं पहला जज तो नहीं होना चाहता जो रिमूव हो जाए। इसके अलावा जस्टिस SK गंगेल, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज थे और इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस थे। लेकिन इंक्वायरी कमेटी ने इनके लिए कहा कि भाई साहब, इनसफिशिएंट मटेरियल एविडेंस है, हम इनको इंपीच नहीं कर सकते हैं। जस्टिस CV नागार्जुन रेड्डी 2017 में, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज थे, इनके खिलाफ भी राज्यसभा में मोशन साइन हुआ, 50 लोगों के सिग्नेचर भी हुए, लेकिन बाद में सिग्नेटरीज ने विड्रॉ कर दिया, तो मामला इंक्वायरी कमेटी तक नहीं गया। 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, इनके खिलाफ राज्यसभा में मोशन इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि 2018 में ही जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने यह आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया कि जो जज है, मतलब नाम नहीं लिया उन्होंने चीफ जस्टिस, बट दे सेड कि जो केसेस का एलोकेशन हो रहा है, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। ऐसा हमें डाउट है कि देयर इज सम बायस इन द एलोकेशन ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर केसेस टू सर्टेन पर्टिकुलर जजेस।
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ जस्टिस के ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि चीफ जस्टिस इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ जजेस, मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं चीफ जस्टिस, और इसी वजह से सीजेआई दीपक मिश्रा जी, इनके ऊपर भी एलिगेशन लगा। 50 राज्यसभा के मेंबर्स ने इनका मोशन जो है अप्रूव भी किया, मतलब मूव भी किया, लेकिन राज्यसभा के चेयरपर्सन उस वक्त के थे श्री एम वेंकैया नायडू जी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये मोशन। उन्होंने कहा देयर इज नो स्पेसिफिक ग्राउंड्स रिलेटेड टू मिसबिहेवियर। जो इंटरनल मैटर्स हैं कोर्ट के, वो मिसबिहेवियर नहीं कहलाए जा सकते, खासतौर पे एलोकेशन ऑफ केसेस से रिलेटेड। तो अगर आप ये देखोगे कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को लेकर बहुत सारी चर्चा चली, और इसके पीछे मैं ऑलरेडी आपसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि प्रीलिम्स ये पूछ सकता है कि इससे पहले कितनी बार कितने जजेस के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू की गई हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच वी हैड टू हैव। अपार्ट फ्रॉम दिस मेंस पर्सपेक्टिव से और भी चीजें इसके अंदर होती हैं, लेकिन हम बेसिकली आपके साथ न्यूज आइटम डिस्कस करना चाहते हैं, उसके पीछे की कहानी डिस्कस करना चाहते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि मेंस स्पेसिफिक एनालिसिस वीडियोस हम लेके आए जिसमें आप आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सको, तो प्लीज वहां कमेंट्स में आप बता सकते हो। चलिए, एनी हाउ, नेक्स्ट न्यूज विच वी विश टू डिस्कस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो लद्दाख के अंदर आपने देखा कि कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के वहां पे क्लाइमेट एक्टिविस्ट और पीपल्स मूवमेंट लीडर सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, और एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको लेह से अरेस्ट करके राजस्थान ले जाया गया। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर हमारे कानून और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता है। उन क्वेश्चंस को आंसर करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देखें तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 के अंदर आपको दो टाइप की डिटेंशन मिलेगी। इनिशियली आर्टिकल 22 ओनली टॉक्स अबाउट राइट्स दैट यू हैव व्हेन यू आर अरेस्टेड। सो दीज राइट्स आर राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है, राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, and right to be presented before the magistrate or a judge within 24 hours, 24 घंटे के अंदर अंदर एक जज के सामने आपको प्रस्तुत करना है ना। और एक और राइट इसमें तब ऐड हो जाता है अगर अथॉरिटीज आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर जज के सामने नहीं ले जा पाती हैं तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। दैट इज ऑल्सो योर राइट। इसको डिफॉल्ट बेल बोलते हैं, डिफॉल्ट बेल। और डिफॉल्ट बेल मतलब फंडामेंटल राइट। डिफॉल्ट बेल कब होगा? अगर आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर अरेस्ट करने के बाद जज के पास नहीं ले जाया गया तो। आर्टिकल 22 ये कहता है कि ये जितने भी अधिकार हैं ये एनिमी एलियन के लिए अवेलेबल नहीं है, एनिमी एलियन के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये प्रिवेंटिव डिटेंशन में जब किसी को रखते हैं उसको अवेलेबल नहीं है। जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखते हैं उसको अवेलेबल नहीं है। तो यहां से वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस डिटेंशन। ये जो डिटेंशन है या अरेस्ट है ये तब होती है जब ऑफेंस, क्राइम कमिट हो चुका है और उसके बाद आप व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हो। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन तब होता है जब आप सस्पिशन रखते हो, शक होता है आपको कि ये व्यक्ति फ्यूचर में कोई क्राइम, कोई ऑफेंस कर सकता है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ समवन कमिटिंग एन ऑफेंस इन द फ्यूचर, ऑन दैट बेसिस यू अरेस्ट समवन, एंड व्हेन यू डू दैट दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ये साफ साफ लिखा गया है कि ये वाले जो अधिकार है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में अप्लाई नहीं होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए जब आप ये अधिकार नहीं अप्लाई करते हो तो क्या कोई भी अधिकार नहीं होते हैं किसी के पास और किसी को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन यू हैव द राइट टू बी कम्युनिकेटेड द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट
except some information may be concealed. Some information may be concealed. ये जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इंफॉर्म करने का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट है इवन इन प्रिवेंटिव डिटेंशन. बट द इंफॉर्मेशन मे बी कंसीव्ड इन इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है, अब चलो इस पर्टिकुलर अधिकार के ऊपर कोर्ट्स की भी जजमेंट आ चुकी है, which have said that if you do not communicate in a language which is understandable by the detainee, मतलब अगर डिटेनी को मलयालम आती है और आप इंग्लिश में उसको डिटेंशन ऑर्डर दे रहे हो या रीजंस दे रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वायलेटिंग देयर फंडामेंटल राइट्स. दिस जजमेंट वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन जसीला शाजी केस of 2024. So that means that even in preventive detention, grounds of arrest have to be communicated with some information which may not be disclosed or concealed. Secondly, they also have a right to make a representation for themselves or representation against the detention order. तो अपने डिटेंशन ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज करने का भी उनके पास अधिकार है. दे मे नॉट हैव द राइट टू अ लीगल प्रैक्टिशनर, क्योंकि जो नॉर्मल अरेस्ट हो रहा है उसमें लीगल प्रैक्टिशनर प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है. मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास लॉयर के पैसे नहीं है, तो उसको लॉयर देना होता है, इंश्योर करना होता है उसको लीगल एड मिले. इसके लिए नालसा एक्ट वगैरह सब, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट सब चलते हैं. लेकिन आप ये देखो कि रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट डिटेंशन करने के लिए जरूरी नहीं कि सरकार उनको लॉयर प्रोवाइड करे. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज ब्रिटिश एरा का एक लेगेसी है. 1915 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, उस वक्त डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 आया, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ऑन सस्पिशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्वड इन एंटी नेशनल एंटी स्टेट एक्टिविटीज. उसके बाद ये कंटिन्यू रहा भारत की आजादी के बाद भी, विच इज स्ट्रेंज. बट 1950 का एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था. ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था. फिर उसके बाद 1971 में मीसा आया, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको इमरजेंसी के दौरान बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया. फिर उसके बाद आया 1980 का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए, जिसके अंदर सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया. पंजाब के अंदर अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया गया. फिर उसके बाद आए कुछ और लॉज, लेकिन वो रिपील हुए. जैसे मीसा तो रिपील हो गया. ठीक है, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1996, ये भी रिपील हो गया. ठीक है, 96 नहीं, ये पुराना होगा, 92 का होगा, देख लेना एक बार. और इसके अलावा देयर आर अदर laws in which preventive detention can be done. For example, Unlawful Activities Prevention Act of 1967, Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act NDPS Act of 1986. ठीक है, स्मगलिंग से रोकने के लिए, स्मगलिंग एक्टिविटीज और फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज, कॉफे-पोसा एक्ट ऑफ 1974. All these are preventive detention. Also in certain sections of Essential Commodities Act to prevent hoarding and profiteering, preventive detention में रखा जा सकता है लोगों को. तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं. क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट पास कर सकती है? नो. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज कैन बी पास्ड बाय स्टेट्स आल्सो. तो स्टेट लेजिस्लेचर भी पास कर सकते हैं और पार्लियामेंट भी पास कर सकती है. खैर, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन की अंदर आपको ये 2 अधिकार मिल रहे हैं, बट बाकी अधिकार नहीं मिल रहे. एक तीसरा अधिकार प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर दोस्तों ये है कि आप अगर अरेस्ट किए जाते हो तो 3 मंथ से ज्यादा आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता अनटिल अनलेस एक जुडिशियल बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट का जज होना चाहिए मिनिमम, अनटिल अनलेस जुडिशियल बोर्ड ये नहीं कह देता कि आपका जो डिटेंशन है वो एक्सटेंड किया जाए.
ठीक है, आपको जज के सामने पेश करना इज नॉट अ लायबिलिटी इन दिस, वहां 24 आवर्स में, यहां पे कोई लायबिलिटी नहीं है। तो 3 मंथ्स के बाद बियॉन्ड अगर आपने लेके जाना है तो जुडिशियल बोर्ड से पूछना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्लियामेंट को यह एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहे तो ये 3 मंथ्स का टाइम पीरियड अपने बनाए गए कानून में एक्सटेंड कर सकता है। सो इन मेनी लॉज, इन मेनी एक्ट्स यू विल सी दैट दिस टाइम पीरियड इज वे बियॉन्ड 3 months फॉर कीपिंग पीपल इन प्रिवेंटिव डिटेंशन बिफोर टेकिंग देम टू द जुडिशियल बोर्ड। जुडिशियल बोर्ड के से अप्रूवल लेने से पहले आप काफी समय तक बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। जैसे अगर मैं इस कानून की बात करूं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए की अगर मैं बात करता हूं, एनएसए के अंदर आप 12 months तक किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। एडवाइजरी बोर्ड, या जिसको मैं जुडिशियल बोर्ड कह रहा था, मस्ट रिव्यू डिटेंशन विद इन 3 weeks एंड रिकमेंड रिलीज इफ नो सफिशिएंट कॉज इज फाउंड। बट आफ्टर द एडवाइजरी बोर्ड सेज कि ओके यू कैन सेंड हिम और कीप हिम इन कस्टडी, आप 12 महीने तक बंदे को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो। इस एनएसए के अंदर ग्राउंड्स ऑफ वो है कि प्रिवेंटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया, रिलेशंस विद फॉरेन पावर्स, पब्लिक ऑर्डर और एसेंशियल सप्लाईज। प्रिवेंटिव डिटेंशन इस पर्टिकुलर मामले में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों करवा सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर सेंटर की तरफ से अथॉरिटीज आपको अरेस्ट कर सकती हैं, स्टेट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, और इसीलिए ये डीएम और पुलिस कमिश्नर्स को पावर डेलीगेट कर दी गई है। एक्ट में ये लिखा है कि डिटेंशन ग्राउंड्स अरेस्ट के आपको बताने पड़ेंगे 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 दिन के अंदर यू हैव टू कम्युनिकेट इट। इट ऑल्सो सेज कि डिटेनी जो है उसके पास अधिकार है कि वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे सकता है कि भाई साहब मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों डिटेन किया गया है। आप ये भी देखते हो कि किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में गए बंदे के बेसिस पे या बिहाफ पे हैबियस कॉर्पस पिटीशन भी फाइल होती है। आपने अगर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, उसमें 5 प्रकार की रिट है, उसमें से एक रिट है हैबियस कॉर्पस। तो सोनम वांगचुक की जो वाइफ थी, उन्होंने हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि कोर्ट ये कहता है कि अगर अनलॉफुल अरेस्ट हुआ है, इलीगल अरेस्ट हुआ है, तो उस व्यक्ति इस चीज को असरटेन करने के लिए वेदर द अरेस्ट इज इलीगल, अनवांटेड है ना, या अनलॉफुल, नॉट एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ द लॉ, तो व्यक्ति को बोला जाता है कि आप कोर्ट में पेश हो जाइए, कोर्ट में आ जाइए, प्रेजेंट दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट, दैट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये रास्ता भी आप अपना सकते हैं। डिटेनी हैज द राइट टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट एंड एडवाइजरी बोर्ड, जैसे मैंने आपको बोला 3 हफ्ते के अंदर इस कानून के अंदर बन जाता है, लेकिन हर कानून में वेरी कर सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड कितने समय के बाद बनेगा। 3 महीने के बियॉन्ड नहीं हो सकता वो, ठीक है, 3 months के बियॉन्ड नहीं हो सकता कि एडवाइजरी बोर्ड बना ही नहीं, 5 महीने हो गए बंदे को डिटेंशन में, एडवाइजरी बोर्ड बना ही नहीं। ठीक है, बट एज यू नो देयर इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनोसेंट अंटिल प्रोवन गिल्टी इज ब्रोकन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। ठीक है, कई बार आप लोग कंफ्यूज होते हो, बहुत स्टूडेंट्स को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, उनको लगता है पीएमएलए में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ऐसा नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, ऐसा नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज देयर इन आईपीसी, है ना, प्रिवेंटिव इंडियन पिनल कोड या भारतीय नागरिक संहिता के कुछ केसेस में हो सकता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, व्यक्ति को रखा जा सकता है, और कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स के अंदर होता है, जैसे एनएसए, यूआपा, कॉफेपोसा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ सर्टेन स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे हो सकता है। अब मुझे स्टेट लेवल के कानून नहीं पता कि मान लो केरला में कोई कानून हो जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन होती हो, उतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल चीजें आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पता होनी चाहिए। पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ज्यादातर यही मैटर करता है। प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स। द नेक्स्ट न्यूज रिलेट्स टू राइट टू वोट एंड फ्रीडम ऑफ वोटिंग, वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन देम, व्हाट इज द पर्टिकुलर इशू जिसकी वजह से ये राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग का मामला आया है सामने। उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। देखिए, कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 53 सब सेक्शन 52 नंबर 2। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट डील्स विद इलेक्शंस, जैसा कि शायद आप जानते ही होंगे, और इसमें ना एक अनकंटेस्टेड इलेक्शंस को लेकर क्लॉज है। अगर जितनी सीट्स वेकेंट है या वैकेंसी है
है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, मान लीजिए एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है और उसमें एक ही कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, बाकी कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है या बाकी लोगों के नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाते हैं। उस परिस्थिति में, उस सर्कमस्टांसेस में जो ये सिंगल नॉमिनी है, इसको रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर कर सकता है दैट ही इज द वन हु हैज वन द इलेक्शन। सो ही हैज वन द इलेक्शन अनकंटेस्टेड, बिना कंटेस्ट किए, इलेक्शन कंडक्ट कराए बिना आप उसको विनर घोषित कर देते हो, क्योंकि और कोई उम्मीदवार ही नहीं है, तो अनअपोज्ड वो जीत गया है। सो डिक्लेयर्ड विनर अनअपोज्ड, है ना। अब ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर आई थिंक गुजरात में सूरत एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वेयर द ऑल द कैंडिडेट्स हैड रिवोक्ड देयर पर्टिकुलर नॉमिनेशन। ठीक है, इफ आई एम मिस्टेकन, इफ देयर इट वाज सम अदर कंस्टिट्यूएंसी, प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट्स, है ना। कंफर्म दिस फॉर मी, एक बार मुझे कंफर्म करके बता दो क्या सूरत ही था, है ना। प्लीज कंफर्म। चलो, अब अनअपोज्ड की अगर मैं बात करता हूं तो अनअपोज्ड इलेक्शन के ऊपर चैलेंज किया गया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर चैलेंज किया गया है। चैलेंज करने वाले हैं एनजीओस, है ना, और एनजीओस विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, है ना। इन्होंने पिटिशन किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि ये जो अनकंटेस्टेड आप लोगों को विनर घोषित कर देते हो, डिक्लेयर कर देते हो, बाय डूइंग दिस यू आर डिनाइंग द वोटर्स their fundamental rights. This is their argument. I'm not giving you facts, I'm giving you arguments. So the argument is that by denying the voters the right to vote, or by not holding the elections at all, you are denying them their fundamental right to vote, because they believe that fundamental right to vote is part of 19(1)(a), that is freedom of speech and expression, or expressing their choice. Their argument is, now you will say if there is one candidate then how can you conduct election? जब कैंडिडेट ही नहीं है तो इलेक्शन किस बात का? Their argument is there, नोटा तो है, none of the above तो है, तो आप इलेक्शन करवाओ और नोटा के अंदर जितने लोग वोट करना चाहते हैं उनको अपना राइट एक्सप्रेस करने दो कि हम नन ऑफ द अबव, मतलब हम इस कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, वी डोंट वांट दिस कैंडिडेट, हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, है ना, एटलीस्ट पता तो लगे। तो ये रीजनिंग के साथ कोर्ट को अप्रोच किया जाता है। कोर्ट इसमें सेंटर और इलेक्शन कमीशन को कहता है कि आप एक काम कीजिए, एक एफिडेविट फाइल कीजिए, हमें रिस्पांस दीजिए इस चीज का, ये जो लोग कह रहे हैं आपके हिसाब से इसमें सत्य कितना है, तथ्य कितना है, सच्चाई कितनी है और झूठ कितना। अब सेंटर की तरफ से जो एफिडेविट आता है, सेंटर की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट आता है वो इस प्रकार है। सेंटर का कहना है कि राइट टू वोट and freedom of voting are two different rights. So center wants to create a distinction between two types of right to vote and the freedom of voting. Center uses Supreme Court's previous judgment to strengthen their argument of PUCL versus Union of India 2003. Supreme Court's previous judgment in this particular case had illustrated that right to vote is not a fundamental right, not a constitutional right. Matlab, they did not go into the question of constitutional, so I will avoid this. Not a fundamental right, but a statutory right with limitations. The right to vote, as per Supreme Court in that particular judgment, can be denied to you as per the law. That law can be Representation of People Act. That law can be any other act as well. तो आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता है कि आप वोट करने जाएंगे, यह आपका लीगल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। यह स्टैट्यूटरी राइट गवर्न होता है आरपीए से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से। क्यों? क्योंकि जब आप वोट देने जाते हैं तो आपके लिए क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं।
एक वोटर को मल्टीपल रीजंस की वजह से वोट करने से डिनाई किया जा सकता है, मना किया जा सकता है, और इस वजह से ये जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव नहीं हो रहा है, सॉरी फंडामेंटल राइट से डिराइव नहीं हो रहा है, बिकॉज इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा और भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं। अगर इस पे सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग रही होती, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, सॉवरेंटी इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, अगर ये सारी चीजें आपके राइट, वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती तो शायद ये फंडामेंटल की कैटेगरी में आ जाता, लेकिन ये डिनायबल राइट है, ये डिनाई किया जा सकता है अंडर आरपीए 1951। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर एंगेज करते हो इलेक्शन के दौरान, या कोई इलेक्टोरल ऑफेंसेस करते हो, तो आपको सिर्फ इलेक्शन लड़ने से ही नहीं बल्कि वोट डालने से भी बैन किया जा सकता है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सिमिलरली इफ यू आर इन कस्टडी विच इज नॉन प्रिवेंटिव, ठीक है, और इफ यू आर इन प्रिजन awaiting your judgment, that is under trial, or passing your sentence, अपना सेंटेंस जो है, आपको जो सजा मिली है वो काट रहे है ना, तो आप प्रिजन में हो या आप कस्टडी में हो, नॉन प्रिवेंटिव कस्टडी में, तो आपको वोट करने से रोका जा सकता है। आपका वोट करना आपका अधिकार नहीं है, रोका जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो ये राइट है, राइट टू वोट, इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग समवन और अलाउइंग समवन टू गो एंड वोट इन द इलेक्शंस, एंड दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, दिस इज सेंटर्स आर्ग्यूमेंट। सेंटर आर्ग्यूमेंट का बेसिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ही बनाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बार इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं, once an election is being conducted, in that election if someone does not allow you to vote according to your choice or does anything which restricts you from choosing the candidate of your choice, that, my dear friends, is violation of fundamental right. That means the freedom to choose any candidate of your choice in the election is your fundamental right. This is different, this is different, because this will come only if election is being held. If election is not being held, अगर election हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये वाला choice का मामला आ ही नहीं सकता है। So once an election is announced, the voting is happening. At that time, if someone obstructs you from voting for the person of your choice, then that person is violating your fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(a). So there is a distinction between this and this. So when we are saying that the election is uncontested or the person is winning unopposed, we are not conducting the election. And if we are not conducting the election, this right does not kick in. ये आता ही नहीं है, फिर यहीं तक सीमित रह जाता है। और इसमें तो हम लीगल राइट तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लीगल राइट हमने रिस्ट्रिक्ट किया बाय लीगल प्रोविजन सेक्शन 53 क्लॉज सबसेक्शन 2। ये सेंटर का आर्ग्यूमेंट है। एक और आर्ग्यूमेंट पिटिशनकर्ताओं का ये था कि नोटा को तो वोट देने दो, नोटा को तो वोट देने दो। अब किसी भी इलेक्शन को करवाने के लिए उसमें एक से ज्यादा वैलिड कैंडिडेट्स तो होने चाहिए ताकि आप चॉइस करवा सको। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि नोटा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कैंडिडेट। कानून के हिसाब से अगर एक से ज्यादा कैंडिडेट आपके पास एक सीट के लिए नहीं है तो आप उसे अनकंटेस्टेड छोड़ दोगे। अगर आपने नोटा को कैंडिडेट मानना है तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में चेंज करके यह लिखना पड़ेगा कि नोटा इज ऑल्सो अ कैंडिडेट। इवन टुडे इफ नन ऑफ द अबव ऑप्शन विच इज बीइंग added in the
EVM machine in the ballot units. If you vote for that, it is not a valid vote. It's an invalid vote. Nota is very symbolic in nature insofar as it is an invalid vote. जब आप नोटा को वोट करते हो, वो वोट गिनती में नहीं आता है। तो अगर मुझे मेजॉरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ वोट्स निकालने होते हैं और उसमें से किसको कितने वोट मिले हैं, तो मैं नोटा को गिनता ही नहीं हूं, अलग कर देता हूं, साइड कर देता हूं और बाकी वोट्स की गिनती करता हूं। इसीलिए नोटा को दिया गया वोट आज की दौर में, आज की डेट में इनवैलिड है और इसीलिए नोटा एक कैंडिडेट तो है ही नहीं। अगर नोटा एक कैंडिडेट नहीं है तो हम चॉइस डिनाई थोड़ी ना कर रहे हैं। ये इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट है। रही बात राइट टू वोट की, तो क्या वो एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है? लीगल राइट की तरह जगह आप ये ज्यादा अंग्रेजी कोई भाषा में लिखता है तो स्टैट्यूटरी राइट। इस सवाल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिफरिंग जजमेंट्स दी है, मतलब अलग टाइप की जजमेंट्स दी है, अलग किस्म की जजमेंट्स दी है। फॉर एग्जाम्पल, इन 1952 in N. Ponnuswamy case, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू वोट इज अ लीगल राइट और अ स्टैट्यूटरी राइट। इन 1985 in Jyoti Basu case, once again Supreme Court said that right to vote is a legal right or a statutory right. In 2006 in Kuldeep Nair case, once again this question came up and once again they said that right to vote is a statutory right. ठीक है, once again they said that right to vote is a statutory right. But in the Rajbala case in 2015, they said that it's a constitutional right. So what are we sure about? We are sure that right to vote is not a fundamental right. हम इसके बारे में 100% श्योर है कि right to vote तो fundamental right तो नहीं। अब क्या वो constitutional है या legal, it is debatable because some judgment is saying it is constitutional, some judgment it is saying legal. तो अगर पेपर में सवाल आता है तो आई वुड रादर गो विद द हायर वन। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताता हूं, हियरार्की है एक अधिकारों की। तो जो लीगल राइट और स्टैट्यूटरी राइट है, ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो फंडामेंटल राइट है, ये हियरार्की है। अगर कोई अधिकार फंडामेंटल है तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल है। अगर कोई अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या वो ऑटोमेटिकली फंडामेंटल है? नहीं। लेकिन क्या वो ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी है? यस। ठीक है। अगर कोई अधिकार लीगल और स्टैट्यूटरी है, इज इट नेसेसरी कि इट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल? नो। इज इट नेसेसरी दैट विल बी फंडामेंटल? नो। तो ऐसी हियरार्की में जब आपके पास ऑप्शन आता है, आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी आल्सो सेज कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 326। तो आप पेपर में शायद कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं होता तो मैं छोड़ देता पेपर, क्योंकि इस पे क्लैरिटी नहीं है। खैर, तो ये पर्टिकुलर मामला राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग से अलग है। अब ये मैंने आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए। क्या डिस्कस किए? आर्ग्यूमेंट। ये कोर्ट का जजमेंट नहीं, ये कोर्ट का जजमेंट नहीं है। दिस इज नॉट जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, इट इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर केस में आपको यह दिख सकता है कि जब पोल कंडक्ट होगा, तभी राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट की तरह देखा जा सकता है। लेकिन वो राइट टू वोट नहीं है, बेसिकली वो राइट टू एक्सरसाइज योर चॉइस इन द इलेक्शन है। तो इसी वजह से हमने ये पूरा मामला डिस्कस किया था, क्योंकि नवंबर के अंदर इसकी हियरिंग चल रही थी। अब अगर कोर्ट की जजमेंट इसके ऊपर आएगी तो हम जरूर उसे डिस्कस करेंगे।
सो नाउ राइट्स के ही सिलसिले में, अभी हम राइट टू वोट की बात कर रहे थे, अब राइट्स के ही सिलसिले में एक और अधिकार की बात करते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू प्राइवेसी। इनमें क्या लिंकेज है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है। केस का नाम है राजेंद्र बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस पर्टिकुलर केस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आती है, वो ये कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 आपस में लिंक्ड है। अभी तक हम ये समझते थे कि आर्टिकल 21 और 19 हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ऐसा क्यों समझते थे? क्योंकि ऐसा कोर्ट ने भी कहा 2017 के अंदर केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर। आई होप आप सब जानते होंगे इस केस के बारे में, बड़ा फेमस केस है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा पसंद करता है इस केस को। और इस केस पुट्टास्वामी केस के अंदर ये कहा गया था कि जो आपकी प्राइवेसी है वो आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट नॉट ओनली डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफरेंट फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल 19। तो आपका फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ और स्पीच also dictates or also governs your privacy, because under your privacy you may want to share some information, you may not want to share some information. तो दोनों का आपस में इंटरलिंक है। अब इसके साथ साथ 25 के साथ भी आर्टिकल 21 का लिंक बना है। आइए देखते हैं कैसे। जो केस था it relates to anti conversion laws and one particular provision of anti conversion laws in UP, मध्य प्रदेश and गुजरात। What is that provision? प्रोविजन ये है दोस्तों कि प्रायर डिक्लेरेशन या ऑफिशियल परमिशन लेना बिफोर कन्वर्टिंग। प्रायर वॉलेंटरी डिक्लेरेशन करना या ऑफिशियली परमिशन लेना कन्वर्ट करने से पहले। ऐसे प्रावधान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के एंटी कन्वर्जन लॉज में देखे गए। पिटिशनर्स का आर्ग्यूमेंट था कि इस डिस्क्लोजर से आपकी प्राइवेसी भी वायलेट होती है एंड आर्टिकल 25 के अंदर आपकी फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस भी वायलेट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 गिव्स यू द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, ठीक है, एंड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट योर रिलीजन। तो ये आपको आर्टिकल 25 प्रोवाइड करता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस इज योर इनर कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ दैट विच रिलीजन, विच बिलीफ सिस्टम यू वॉन्ट टू फॉलो, whether you want to follow a religion or a belief system or not. This can also be a question. So once again you will see that in this particular case your privacy or your private conversation with yourself where you are deciding what religion you want to follow should be also part of your freedom of conscience under article 25. अब इस पर्टिकुलर चीज से सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस अंडर 25 इंक्लूड्स प्राइवेसी, क्योंकि एक व्यक्ति का चॉइस ऑफ फेथ या रिफ्यूजल टू डिस्क्लोज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सो बोथ आर इंटरलिंक्ड। डिसीजन टू बिलीव, नॉट बिलीव, चेंज बिलीफ इज योर इंटरनल प्राइवेट डिसीजन। आर्टिकल 25 जहां एक तरफ चूजिंग अ रिलीजन को प्रोटेक्ट करता है, बल्कि दूसरी तरफ दूसरा एस्पेक्ट उसका यह भी है कि अगर मैं नहीं प्रोफेस करना चाहता अपने धर्म को, वो भी मुझे अलाउड होना चाहिए, और इसके द्वारा वो आर्टिकल 21 से लिंक होता है। अब एंटी कन्वर्जन लॉज, इस पूरी जजमेंट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस जजमेंट? एंटी कन्वर्जन लॉज विल बी सब्जेक्ट टू privacy tests. प्राइवेसी टेस्ट क्या होता है? देखिए, जिस जजमेंट की अभी हम बात कर रहे थे साल 2017 में, केएस पुट्टास्वामी केस, जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया अंडर आर्टिकल 21। उसके बाद अगले ही साल आधार और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर भी सवाल उठाए गए, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जब आधार कार्ड आप लेके आ रहे हो, उसके अंदर आप लोगों का आइरिस स्कैन ले रहे हो, फिंगरप्रिंट ले रहे हो,
तो डेमोग्राफिक डेटा भी ले रहे हो और बायोमेट्रिक डेटा भी ले रहे हो। बायोमेट्रिक डेटा उनके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करता है, इसलिए आधार एक्ट को इनवैलिडेट कर देना चाहिए, ऐसा आर्ग्यूमेंट कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। There were other reasons also because of which Aadhaar Act was challenged, but this was one of the reason that it violates right to privacy. अब इस पर्टिकुलर जजमेंट में 2018 की, इसको जनरली आधार जजमेंट ही बोला जाता है। आधार जजमेंट के अंदर यह कहा गया था कि जैसे बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ही राइट टू प्राइवेसी एक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं हो सकता। It cannot be under any circumstance considered as an absolute right. ये सब्जेक्ट टू लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है। और इस पर्टिकुलर केस में इसने यह बताया कि हम 3 क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, तो आप किसी की राइट टू प्राइवेसी को भी वायोलेट कर सकते हो। यू माइट एज अ गवर्नमेंट और एज अ स्टेट माइट वायलेट समवन्स राइट टू प्राइवेसी इफ ऑल द 3 क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। ठीक है, और ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि अब आगे जाते हुए जो एआई का जमाना है, जो एप्स का जमाना है, और जो गवर्नमेंट सर्वेलेंस आप देख रहे हो, संचार साथी ऐप आ रही है, उसको कंफर्मेशन मिलने वाला है कि ये स्मार्टफोन मेकर्स हैव टू कंपल्सरली हैव दैट ऐप। दिस इशू विल इमर्ज मोर एंड मोर। इफ यू वांट कि मैं संचार साथी और उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि ट्रिपल टेस्ट आपको अब एंटी कन्वर्जन लॉज पे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपने फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के साथ साथ राइट टू प्राइवेसी को भी उसका हिस्सा बना दिया है। इसका मतलब यह है कि ट्रिपल टेस्ट में आप सबसे पहले देखोगे लीगैलिटी, दूसरी चीज आप देखोगे लेजिटिमेट स्टेट एम, और तीसरी चीज आप देखोगे प्रोपोर्शनैलिटी। व्हाट इज दिस? ये सब मैं बोल क्या रहा हूं, ये क्या बोले जा रहा हूं मैं? अरे समझाता हूं ना, समझो तो सही। लीगैलिटी का मतलब है कि अगर आप प्राइवेसी वायलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मिनिस्ट्री के ऑर्डर ये नहीं चलेंगे, कानून पास करना पड़ेगा। अ लॉ हैज टू बी पास्ड। कानून पास करोगे तभी मजा आएगा भाई, तभी प्राइवेसी वायलेट हो सकती है। तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ लॉ दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। सेकेंड चीज आप ये देखोगे कि दैट मस्ट हैव अ लेजिटिमेट स्टेट एम। इफ यू आर टू violate someone's privacy, if you are to transgress someone's privacy, it must have legitimate state aim. State aim मतलब कि सरकार या सरकार का कोई एक legitimate objective होना चाहिए, चाहे वो वेलफेयर हो, चाहे वो सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, वो legitimate कारण होना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, मेरी नजर में जो टेस्ट है वो है प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट। प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट का मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पॉइंट, आपका जो स्टेट एम है, उसके लिए आपको जितनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी देर के लिए चाहिए, सिर्फ उतना ही आपको कलेक्ट करना चाहिए। सो प्राइवेसी सिर्फ उस हद तक वायलेट करो जितनी आपको आपके एम के लिए चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। अगर आप आधार कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड के लिए देयर इज अ लॉ विच इज कॉल्ड आधार एक्ट ऑफ 2016। पहला पॉइंट सही है। There is a legitimate state aim because the state aim is the welfare schemes benefits must reach the poor and the needy. तो वेलफेयर स्टेट का जो हमारा देश का परचम है ना, हमारा देश का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है दैट वी आर अ वेलफेयर स्टेट एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ द सिटीजन्स। हमें नागरिकों का ध्यान रखना है, सिटीजन्स का ध्यान रखना है। उस कंटेक्स्ट में, उस परिवेश में ये लेजिटिमेट तो है कि आप आधार के द्वारा लोगों का डेटा कलेक्ट करो, ताकि जो मदद है ना, राशन कार्ड है, जो आपका फ्री राशन है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक में पहुंच रहा है, वो सही खाते तक, सही अकाउंट तक, सही बेनिफिशियरी तक पहुंचे। सो बेनिफिशियरी टारगेटिंग वेलफेयर स्टेट इज अ लेजिटिमेट स्टेट ऑब्जेक्टिव। द थर्ड थिंग इज प्रोपोर्शनैलिटी। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, what type of information you need? You need biometric information so that you can verify the person's identity. But do you need their caste? क्या आपको जाति की जरूरत है, या
क्या आपको उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की जरूरत है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्स या जेंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वेदर दे आइडेंटिफाई एज होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल। क्या ये चीजें आपको जाननी है बेनिफिट देने के लिए? नहीं जाननी। तो प्रोपोर्शनैलिटी में आप काम करोगे। आप ये चीजें आधार कार्ड में नहीं पूछोगे, आप सिर्फ उतनी चीजें पूछोगे जितना उनको बेनिफिट देने के लिए चाहिए आपको। ठीक है? दैट मीन्स proportionality, legitimate state aim and legality, all three of them are applicable in case of Aadhaar, and that is why it was held as constitutionally valid. It was finally decided by the Supreme Court of India that Aadhaar is not unconstitutional because it fulfills the triple test of proportionality. Now similarly अब ये same test anti conversion laws पे भी लगाया जाएगा। तो लीगैलिटी तो होती है क्योंकि कानून होता है, लेजिटिमेट स्टेट एम भी वो ऑब्जेक्टिव भी बता ही देंगे कि हम एंटी कन्वर्जन लॉज फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए कर रहे हैं, है ना। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी, क्या चीजें आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं टू स्टॉप फोर्स्ड कन्वर्जन, क्या चीजें आप नहीं पूछ सकते। तो इस परिस्थिति में, इस सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर आप जबरदस्ती किसी को कहते हो कि वो अपना कन्वर्जन डिक्लेयर करे कि जी मैं तो है ना प्री नोटिफाई कर दूं अथॉरिटीज को, और अगर मैं नोटिफाई नहीं कर पाया तो मुझे सजा हो जाएगी, दिस इज रॉन्ग। सो मैंडेटरी प्री नोटिफिकेशन टू अथॉरिटीज अबाउट कन्वर्जन वाज डीम्ड कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट बिकॉज इट इनेबल्स सर्वेलेंस ओवर पर्सनल बिलीफ सिस्टम, दैट बिफोर कन्वर्टिंग कुछ महीने पहले आप अथॉरिटीज को बताओ कि जी मैं कन्वर्ट होने वाला हूं। This is violating the privacy test, and because this is violating the privacy test, this should be discontinued. तो अब ultimately आर्टिकल 21 और 25 के बीच में ये लिंकेज आता है, और राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर ये लिंकेज देखा जाता है। नेक्स्ट जो राइट की बात है, पहले हमने राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग की बात की, फिर हमने राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात की। अब हम बात करते हैं राइट टू डिजिटल एक्सेस। सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए अमर जैन केस के अंदर, केस का नाम है अमर जैन केस, याद रख लोगे तो काफी है। अमर जैन केस के अंदर यह कहा है कि डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। डिजिटल एक्सेस is a fundamental right under Article 21. So right to digital access is a fundamental right under right to life and personal liberty of the Constitution. This case is related to two people who had some kinds of disabilities. For example, Amar Jain, who was a visually impaired advocate, and Pragya Prasoon, who was an acid attack survivor. They had filed a petition asking that digital systems like eKYC, know your customer, banking services, telecom verification, है ना, OTP verification and other government services are biased against persons with disability. ये persons with disability के खिलाफ biased है। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स डिपेंड करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन पे, जो एक एसिड अटैक विक्टिम के लिए एक्सक्लूजनरी है। ये डिपेंड करते हैं ब्लिंक डिटेक्शन पे, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं कैप्चास पे, कैप्चा की आइडेंटिफाई यू आर अ ह्यूमन, तो ये लिखा हुआ है वहां पे, और ह्यूमन फिटेस्ट ऑफ फिट ह्यूमन कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वहां पे क्या लिखा है। तो जो दिव्यांग जन है उनके लिए तो और परेशानी का सबब ये बन सकता है, ऐसा कैप्चा लिखा है, बताओ क्या लिखा है मैंने, ये जे है या एफ है या टी है, पता नहीं। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये डिजिटल एक्सेस को रोकती हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए डिजिटल एक्सेस में एक बाधा का काम करती है, ऑब्स्टिकल का काम करती है, और इसी वजह से आपको इन्हें मॉडिफाई करना चाहिए। सो कोर्ट के सामने सवाल यह था कि वेदर द डिनायल ऑफ एक्सेसिबल डिजिटल सर्विसेज लाइक eKYC, लाइक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, इज इट वायलेटिंग आर्टिकल 14, 15 and 21 by discriminating against persons with disabilities? Whether the government and the private entities are bound to provide accommodation and universal accessibility to the people? The answer comes out to be yes. Observation ये है कि digital services fundamental part of life है। अगर तो आर्टिकल 21 एक ऐसा मॉन्स्टर है
जिसका साइज बढ़ता ही चला जा रहा है जब से ये दरवाजा खुला है आर्टिकल 21 का 1978 में इन मेनका गांधी केस। मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, देख लेना। मेनका गांधी केस के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, सुन लो अब ध्यान से। अगर इतनी देर तक सुन ही रहे हो तो सुन लो। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स, 1 से लेकर 450 से ऊपर आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल पढ़ाया है, और ये वीडियो आपको सर्च करके भी मिल जाएगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स स्लीपी क्लासेस लिखोगे, सर्च करके भी मिल जाएगी। और अगर आप वैसे देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगवा दूंगा। मैंने सभी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तकरीबन 50 के आसपास अमेंडमेंट्स मैंने एक ही लेक्चर में डिस्कस किए हैं। वो भी वीडियो आप देख सकते हो, वो भी चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लगवा दूंगा, लेकिन खुद सर्च कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इजी टू सर्च है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स स्लीपी क्लासेस, तो वो आपके ऊपर आ जाएगा वीडियोस में। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस बनाता हूं। अगर आप चाहते हो मैं और वीडियोस बनाता रहूं, प्लीज कमेंट सेक्शन में समर्थन दो, सपोर्ट दो, तो इट विल बी वर्थ इट। अब वापस आता हूं और देखो, की ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में पहली ऑब्जर्वेशन थी कि डिजिटल सर्विसेज जो है वो फंडामेंटल पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है, ठीक है। और मेनका गांधी केस में लाइफ की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया था कि मियर एग्जिस्टेंस, सांस लेना ही यहां जीना नहीं है, ठीक है। मियर एग्जिस्टेंस इज नॉट लाइफ, लाइफ इंक्लूड्स अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, and once it includes the right to live with dignity, it includes so many things: right to health, right to clean environment, right to education. All these become slowly part of right to life, and now right to digital access has become part of right to life. ठीक है। तो अभी जो डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम्स हैं वो सच में डिस्क्रिमिनेटरी है, ऐसा बोला गया है। रीजनेबल अकोमोडेशन इज मैंडेटरी। तो if you look at if you look at Rights of Persons with Disabilities Act of 2016, or even if you look at United Nations Convention on Rights of Persons with Disability, every legal constitutional setup or every services has to be provided with अकोमोडेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करना अनिवार्य है, जरूरी है। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि स्क्रीन रीडर कंपैटिबल डिवाइसेस ना होना, वॉइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन ना अलाउ करना, या मल्टीलिंगुअल इंटरफेसेस ना करना, ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। और जो भी आप आगे से एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स डिजाइन करोगे, डिवाइस करोगे, उसमें डिजिटल एक्सेस का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, रीजनेबल अकोमोडेशन एंड बैरियर फ्री एक्सेस। तो डायरेक्शंस दिए हैं बहुत सारे, 20 डायरेक्शंस विच आर बाइंडिंग। अब 20 के 20 हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ई-केवाईसी आर नीडेड, जिसमें फेशियल रिकॉग्निशन की जरूरत ना हो। नॉन स्क्रीन रीडर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स, स्क्रीन रीडर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स। स्क्रीन रीडर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म मतलब जो आपको पढ़ के सुना दे कि स्क्रीन पे क्या लिखा है। मल्टीलिंगुअल एक्सेस और स्टाफ ट्रेनिंग फॉर डिसेबिलिटी इंक्लूजन। अब तो एआई की मदद से ये इजीली की जा सकती है चीजें, ठीक है। तो अब बस आलस बंद करना है अथॉरिटीज को, और जल्द से जल्द राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट को फुल्ली इंप्लीमेंट करना है। दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट। नाउ नेक्स्ट विच द केस और द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द लोकपाल एंड लोकायुक्त। वैसे पहले मैंने सोचा था कि मैं आपको ये गाड़ी दिखा दूंगा और फिर गेस करने के लिए बोलूंगा कि कौन सा टॉपिक है अगला, है ना। ये गाड़ी है BMW 330i सीरीज, है ना। और ये इसीलिए मैंने दिखाई है क्योंकि लोकपाल इस वजह से न्यूज में था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, बट in the month of February also it was in news because in January it celebrated its first foundation day, which is weird because it should have celebrated its foundation day many years ago, but the kind of delay we see with Lokpal, it is expected anyways. तो लोकपाल एंड लोकायुक्ता कानून के तौर पे, एक्ट के तौर पे 2013 में इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन 2018 से वो ऑपरेशनलाइज होता है। पहले कुछ सालों में रीजन ये दिया गया था लोकपाल को ऑपरेशनलाइज ना करने का, पहले 3-4 साल 2013 से लेके 17 तक, दैट लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी के अंदर देयर इज अ पोजीशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोजीशन है लोकपाल की जो सिलेक्शन कमेटी है उस पोजीशन, उस कमेटी के अंदर।
अब बहरहाल होता यह है कि काफी समय तक 2014 के इलेक्शंस के बाद किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिक्लेयर नहीं किया जाता है बाय द स्पीकर. The reason given is that no political party has got more than 10% of the seats. अब ये लीगली कितनी रिक्वायर्ड है कितना नहीं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, है ना. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ वीडियो एंड दैट वीडियो इज पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट का लेक्चर है जिसमें पूरी पार्लियामेंट एक लेक्चर में मैंने पढ़ाई है, वो वीडियो देख लेना, ठीक है. बट हाँ, ये जरूर है कि 10% ऑफ द सीट्स की वैसे लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है. खैर, लोकपाल एक्ट वाज देन अमेंडेड इन 2016 बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब इस सब में की वजह से क्या आप लोकपाल बनाओगे ही नहीं. इफ देयर इज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन यू विल नॉट कॉल द सिलेक्शन कमेटी एंड होल्ड द लोकपाल. तो इसकी वजह से अब इन्होंने 2016 में एक्ट को अमेंड किया और ये लिखा दैट द मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन लोकसभा. तो 10% की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सीटें हैं लोकसभा में, उसको हम लोकपाल सिलेक्शन कमेटी में बिठा देंगे. खैर, पहले 3-4 साल तो इसमें डिले हो गया. फिर 2018 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष बने पहले लोकपाल ऑफ इंडिया. लेकिन उसके बाद से भी लोकपाल की फंक्शनिंग में बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो कई बार ये न्यूज में रहता है, कटघरे में रहता है. इनफैक्ट लोकपाल ने अभी तक ऐसे कंप्लेंट्स बहुत सारी रिसीव की है, लेकिन हार्डली किसी भी मतलब सिंगल डिजिट में केसेस होंगे जिसमें उसने किसी पर्टिकुलर मामले में कन्विक्शन, यानी कोर्ट तक मामला गया और कन्विक्शन हुआ, है ना. ऐसे यू कांट हैव सो मेनी केसेस. एनीवेज, तो लोकपाल की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है समझनी. लोकपाल का पर्पस क्या है? लोकपाल एक ओम्बुड्समैन है. ओम्बुड्समैन मतलब जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी आप जिसको कंप्लेंट करने जाते हो. ये स्वीडन का कंसेप्ट है जो 1803 में स्वीडन में डेवलप होता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में फैलता है क्योंकि एंटी करप्शन या करप्शन के अगेंस्ट कंप्लेंट करना है, और करप्शन डन बाय पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट करना है. ऐसा नहीं कि कोई भी बंदा है उसकी करप्शन, नहीं, पब्लिक सर्वेंट्स, हाईएस्ट से हाईएस्ट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट करनी है. तो उसके लिए एक ओम्बुड्समैन चाहिए था. 2011-12 के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट लेड बाय अन्ना हजारे एंड एवरीवन्स, आई डोंट नो, सबके केजरीवाल साहब. दिस मूवमेंट at the Ramlila Maidan had a very important role in operationalizing this Lokpal Act, because earlier Lokpal used to be there. मतलब states में लोकपाल होते थे, लोकायुक्त भी उसे बोलते थे, लेकिन कोई नेशन वाइड एक्ट नहीं था, कानून नहीं था लोकपाल के लिए जो पब्लिक सर्वेंट्स के खिलाफ करप्शन केसेस की या करप्शन की कंप्लेंट सुन सके. तो अब आपके लिए लोकपाल बनाया गया साल 2013 में. आफ्टर दिस पर्टिकुलर एजिटेशन टुक प्लेस इन द ईयर 2011. लोकपाल की कॉम्पोजिशन अगर देखी जाए तो उसमें एक चेयरपर्सन और 8 मेंबर्स होने हैं. इन 9 मेंबर्स में से, मतलब टोटल मेंबर्स 8 हैं, तो उसमें से कम आधे मेंबर्स जजेस या जुडिशियल बैकग्राउंड के होने चाहिए, है ना. ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा, कम से कम आधे लोग SC ST OBC माइनॉरिटी विमेन होनी चाहिए. मतलब ये सब टोटल मिला के 4 एटलीस्ट होना चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी विमेन. जो टेन्योर है लोकपाल के मेंबर का वो 5 साल या 70 साल है ना. जो पहले हो गया 5 साल पहले हो गए तो टेन्योर पहले खत्म, 70 साल पहले हो गए तो पहले खत्म. अब मेंबर्स ऑफ द लोकपाल आर अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कमेटी. इस कमेटी के अंदर 5 मेंबर होते हैं, ठीक है. तो इसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी, अभी मैंने आपको बताया, वो भी इसके मेंबर होते हैं. लोकसभा के स्पीकर भी इसके मेंबर होते हैं, चीफ जस्टिस भी इसके मेंबर होते हैं, और एमिनेंट जूरिस्ट बाय हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. अब आप देखो कि ये 5 लोग हैं और इन 5 में से एक एग्जीक्यूटिव से है, एक लेजिस्लेचर से है, सॉरी 2 लेजिस्लेचर से हैं, ये और एक जज है. तो बैलेंस करने की कोशिश की गई है, एक जज और ये दूसरा जो है जूरिस्ट, मतलब कोई एडवोकेट भी हो सकता है, नॉट ओनली अ जज बट अ एडवोकेट और एमिनेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ जुडिशरी. खैर, अमेंडमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट तो है और लोकपाल के मेंबर्स कैन आस्क फॉर पब्लिक सर्वेंट्स टू डिक्लेयर देयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब अगर हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो लोकपाल करप्शन की कंप्लेंट इन्वेस्टिगेट करवा सकता है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, बट एक्सेप्शंस आर देयर.
कि हर मामले में नहीं करवा सकता है। तो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, एक्सटर्नल अफेयर्स एटसेट्रा। ऑल्सो अगर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करना है या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको सभी मेंबर्स ऑफ लोकपाल की परमिशन चाहिए होती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बाकी लोगों के खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट सुननी है तो उस परिस्थिति में आपको आपको सभी मेंबर्स का सपोर्ट नहीं चाहिए, 50% ऑफ द मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए लोकपाल के। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के केस में सभी मेंबर्स एग्री करने चाहिए। अब इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट अफसर हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड की गई संस्थाओं और उनके अंदर काम करने वाले लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लोकपाल सुन सकता है। सो लोकपाल इटसेल्फ is supposed to have an inquiry wing which is going to conduct investigation, but इसके अंदर ढेर सारी वैकेंसीज देखी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीआई इज दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को ये केसेस सौंप सकता है। इसके पास जो कंप्लेंट आती है, इट कैन गिव दैट केस फॉर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू सीबीआई। इट कैन ऑथराइज दैट डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी शुड बी सीज्ड एंड सर्च। सीवीसी को लोकपाल को कंप्लेंट्स रेफर, मतलब जिन कंप्लेंट्स को सीवीसी को रेफर कर दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है, उसके लिए लोकपाल एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी बन जाता है। तो सीवीसी रिपोर्ट्स टू लोकपाल दोज केसेस विच हैव बीन रेफर्ड टू द सीवीसी बाय द लोकपाल। और सिविल कोर्ट की तरह ये इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है, विटनेस को बुला सकता है, डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है। बड़ी सारी पावर है लोकपाल के पास। लेकिन इसकी फंक्शनिंग में कुछ चैलेंजेस देखने को मिले हैं पिछले कई सालों से। जैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया है, विच वॉज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। जुडिशरी इसके अंडर नहीं आ रही है, तो क्या जजेस की इंक्वायरी कर सकता है लोकपाल? सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। उस क्वेश्चन का आंसर अभी अगली न्यूज में दूंगा, क्योंकि अगला एक और न्यूज है इससे रिलेटेड। सो रुको, पेशेंस रखो, ठीक है। नाउ रिस्ट्रिक्शंस आर देयर कि आप 7 साल से पुरानी करप्शन के केस की कंप्लेंट नहीं लेके जा सकते। So there is a time limit within which you can take the complaint to the लोकपाल, which cannot be more than 7 years earlier. 7 साल से पुरानी नहीं हो सकती। और अपील के लिए लोकपाल का जो डिसीजन है उसको अपील करने के लिए कोई खास मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। आप एनोनिमस कंप्लेंट नहीं कर सकते, और क्योंकि आप एनोनिमस कंप्लेंट नहीं कर सकते, विसल ब्लोअर्स के लिए थोड़ा सा खतरा है। सेकेंडली, आप अगर आपकी कंप्लेंट फेल हो जाती है, मतलब आपकी कंप्लेंट सही नहीं मानी जाती, तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, विच वंस अगेन डिस्करेजेस द पर्सन फ्रॉम कंप्लेनिंग, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं। क्राइटेरिया ऑफ एमिनेंट जूरिस्ट इन द सिलेक्शन कमिटी इज नॉट क्लैरिफाइड। बहुत सारी दिक्कतें लोकपाल के साथ देखी जा रही है, ठीक है। अब आप ये रिकमेंडेशन जरूर नोट से पढ़ लेना। मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई ऑफिस, कोई पर्टिकुलर पोस्ट, कोई पर्टिकुलर पोजीशन, कोई पर्टिकुलर संस्था, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अगर न्यूज में होती है तो उसका बैकग्राउंड आपको समझना चाहिए। लेकिन एक न्यूज लोकपाल से जुड़ी है, मार्च के महीने में आती है, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के एक ऑर्डर पे स्टे लगाया है। पहले केस के बारे में समझते हैं और ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टे क्यों लगाया, लोकपाल के क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। देखो, लोकपाल के पास 2 कंप्लेंट्स आई थी, एक हाईकोर्ट जज के खिलाफ। सो कंप्लेंट्स वर अगेंस्ट अ हाईकोर्ट जज विच ऑलरेडी शुड रेज अलार्म्स, बिकॉज अभी हमने देखा कि जुडिशरी टेक्निकली स्पीकिंग डज नॉट फॉल अंडर हाईकोर्ट लोकपाल जुरिस्डिक्शन, बट ऐसा कहीं पे एग्जेम्पशन लिखा नहीं है, ये तो हम अज्यूम कर रहे हैं। ऑल्दो पब्लिक सर्वेंट शब्द जो है वहां पे है, तो देखना पड़ेगा, अभी देखते हैं मामला। तो 2 कंप्लेंट्स आई हाईकोर्ट के जज के अगेंस्ट कि उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, कुछ जजमेंट्स, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल द हाईकोर्ट जज हु इज बीइंग alleged, he was an advocate earlier and at that time someone was his client. Now that someone who was his client, उसका कोई मामला दूसरे किसी जज के पास फंसा हुआ था, तो दिस पर्टिकुलर जज ट्राइड टू इन्फ्लुएंस द अदर जज कि यार ये मेरा पुराना क्लाइंट था, इसका ध्यान रखना, समथिंग लाइक दिस, और सम काइंड ऑफ एलिगेशन इज देयर। लोकपाल के इनके पास ये ऑर्डर आता है, लोकपाल इसको सुनना शुरू करता है, मतलब इट टेक्स कॉग्निसेंस मतलब कि कंप्लेंट ले लिया है उसने, एक्सेप्ट कर लिया और उसको सुनना शुरू करता है
जिसका मतलब ये हुआ कि इसने अभी तक मेरिट्स ऑफ द कंप्लेंट नहीं डिसाइड किए थे। ना इसने ये डिसाइड किया था कि जज ने कुछ किया है या नहीं, ना इसने इंक्वायरी बुलाई थी, ना इसने इन्वेस्टिगेशन कराई थी। इसने सिर्फ कंप्लेंट सुना, उसको कॉग्निसेंस लिया, और जैसे ही ये हुआ जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके कान खड़े हो गए। और पर्टिकुलरली अगर मैं लोकपाल की बात करता हूं, तो लोकपाल ने जब कहा कि मैं ये केस सुनूंगा, मैं ये वाला जो करप्शन का मामला मेरे खिलाफ मेरे पास आया है एक हाई कोर्ट के जज के पास, एक हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड, तो मैं मामला सुनूंगा जरूर, है ना। तो ये जो मामला है, इसमें लोकपाल ने क्या बोला? लोकपाल ने बोला कि जो पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा है, पब्लिक सर्वेंट इज दैट समवन इज हुज कंप्लेंट कैन बी टेकन टू द लोकपाल। पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा है, जजेस आर नॉट एक्सप्लिसिटली नेम्ड, बट इस परिभाषा में वो सभी लोग आएंगे हु इज और हैज बीन अ चेयरपर्सन, मेंबर, एम्प्लॉई ऑफ एनी बॉडी established by an act of parliament or financed or controlled by the central government. Now take this term, any body that is done by an act of parliament. Now act of parliament के लिए, कि act of parliament का meaning क्या है, लोकपाल went to the 1897 act which is a general statements act. इस एक्ट को क्या कहते हैं ना? 1897 का कानून है, 1897 का कानून है जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट इज एन एक्सप्लेनेटरी लॉ विच इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम ब्रिटिश एरा टू नाउ। तो जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या कहता है कि एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज एक्ट्स विच वर पास्ड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, which means any authority that was created by laws passed before the constitution began or after the constitution began, that authority must come within the ambit of public service or public servant, which means high courts will come under public servant or judges of high court will come under public servant, because high courts are not constitutionally established. The Supreme Court of India is one body. So Supreme Court is constitutionally established under Article 124 that there shall be a Supreme Court of India with this many judges. तो Supreme Court का जब मामला लोकपाल के पास आया था 1 महीना पहले, इससे सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ, तो उन्होंने वो सुनने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। लेकिन हाई कोर्ट जो है वो ब्रिटिश जमाने में, ब्रिटिश एरा में कानून के थ्रू बनाए गए थे। Different laws were passed in the British Parliament as well as and were implemented to make, let's say, Bombay High Court, Allahabad High Court, Madras High Court. तो जो हाई कोर्ट बने हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं, और उनके अंदर काम करने वाले जजेस पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ कंप्लेंट सुन सकते हैं। तो लोकपाल ने खुद से उनके खिलाफ करप्शन कंप्लेंट सुननी शुरू की, और जैसा ही ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट सो मोटू कॉग्निजेंस लेता है मामले की। सो मोटू का मतलब खुद से इनिशिएटिव लेता है कि ये लोकपाल जो कर रहा है वो सही नहीं है। सो नाउ टू अथॉरिटीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि जजेस को क्रिटिसाइज करना इज इंडिपेंडेंस, बट जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए बहुत खतरनाक है कि लोकपाल जैसी अथॉरिटी, लोकपाल जैसी बॉडी, जिसे वो एग्जीक्यूटिव ओम्बड्समैन मानता है, वो उसको जुडिशियल बॉडी नहीं मान रहा है, वो उसे एग्जीक्यूटिव की डोमेन का बॉडी मान रहा है, क्योंकि उसमें जुडिशियल मेंबर भी हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर भी हैं। ऐसी अथॉरिटी, ऐसी बॉडी जो कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है, जिसमें जुडिशियल मेंबर भी हैं, नॉन जुडिशियल मेंबर भी हैं, 50% ही जजेस होने चाहिए। तो अगर वो जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों मेंबर्स वाली बॉडी है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जैसे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायर कर सकती है? ये अभी तक सवालिया निशान, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क बना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सिर्फ स्टे लगाया है। सो द कोर्ट सेज दैट वी हैव मैकेनिज्म्स, whether it is impeachment of judges or whether it is internal inquiry of judges, we already have established mechanisms to inquire judges' conduct.
सवाल यह भी हो सकता है कि कल को अगर किसी जज पे कोई क्रिमिनल केस हो जाए तो क्या हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते? क्या उसकी कोई रेमेडी ही नहीं है? इफ अ क्रिमिनल केस इज देयर अगेंस्ट अ जज, क्या उसकी कोई रेमेडी ही नहीं है? अब देखो, जो जजेस की इम्यूनिटी है ना, वो इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए है। तो अगर मैं बात करता हूं लीगल प्रोटेक्शन फॉर जजेस, सो आईपीसी इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 1860 1860 ये कहता है, सॉरी सेक्शन 77 ये कहता है कि अ जज कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एक्ट्स डन इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। इस पर्टिकुलर मामले में जो मैटर लोकपाल के सामने आया था, उसमें क्वेश्चन किस पे उठाया जा रहा था? जजेस कंडक्ट एज पार्ट ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, है ना? तो सवाल या निशान या प्रश्न चिन्ह उठ रहा था। अब एक तरफ तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड और भारतीय नागरिक संहिता, क्योंकि नाउ इट इज भारतीय नागरिक संहिता, सो इट इज सेक्शन 15, दिस पर्टिकुलर क्लॉज provides immunity to the judge from prosecution in cases where he is performing his official duty. ठीक है, in cases where he is performing his official duty. But it does not mean that judges के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं हो सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1991 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इसे एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस के वीरास्वामी के खिलाफ कंप्लेंट की जो बात है वो सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, 1988 का पीसीए है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसके हिसाब से जजेस पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। उसके हिसाब से जजेस पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं और पब्लिक सर्वेंट होने के नाते इनका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। दे कैन बी इन्वेस्टिगेटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। लेकिन क्योंकि वो जजेस हैं, बिकॉज दे आर जजेस, देयर नीड्स टू बी सम स्पेशल सेफगार्ड फॉर देम। ऐसे ही राह चलता कोई बंदा नहीं है जिसके अगेंस्ट आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एक्शन ले सकते हो। इनफैक्ट जो पब्लिक सर्वेंट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के लिए, उनको भी प्रोसिक्यूट करने से पहले, प्रोसिक्यूट मतलब उनके खिलाफ चार्जेस फाइल करके कोर्ट में केस दायर करने से पहले आपको उनके सुपीरियर से परमिशन लेनी पड़ती है। यहां तो जजेस का मामला है, तो जजेस के मामले में आप प्रेसिडेंट का सैंक्शन लिए बगैर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन लिए बगैर आप उनके खिलाफ एंटी करप्शन प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करवा सकते हो। सो बट इवन दिस हैज टू बी इन कंसल्टेशन विद सीजीआई, मतलब प्रेसिडेंट अकेले इन्वॉल्व नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इनको इन्वॉल्व करना है और उनसे भी पूछना है बिफोर प्रोसिक्यूटिंग अ जज। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है अगर किसी जज के खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं। इसीलिए लोकपाल अपनी मर्जी से किसी जज के खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो। ऐसा कोर्ट का कहना है, ऐसा कोर्ट का कहना है। तो लोकपाल ने डिसाइड किया कि हमारे पास जो कंप्लेंट आई हम उसे रेफर कर देंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फॉर फर्दर गाइडेंस। एंड व्हेन दिस वाज डन इट वाज सेड दैट लोकपाल प्लीज स्टॉप एनी इंक्वायरी, आप इंक्वायरी स्टॉप कर दो, हाई कोर्ट के जजेस की इंक्वायरी रोक दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये नया मैकेनिज्म आ रहा है फॉर फाइलिंग कंप्लेंट अगेंस्ट जजेस, सो इट शुड नॉट बी देयर। Possible executive is trying to intrude into judicial accountability because according from the judiciary eyes, Lokpal is an executive body. Lokpal is not a judicial body according to them. Lokpal is an executive body. और there is a मतलब स्टैट्यूटरी है लेकिन मतलब एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल उसमें दिख रहा है उसको अपॉइंटमेंट्स वगैरह में, है ना। रिस्क ऑफ हरासमेंट ऑफ सिटिंग और फॉर्मर जजेस इज देयर एंड सेफगार्ड्स फॉर द जुडिशरी माइट बी वायलेटेड। और इसीलिए लोकपाल के फर्दर ऑर्डर को स्टे लगा दिया गया। अब आगे क्या होगा वो तो जब पता लगेगा, जब केस का फाइनल आउटकम आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने बहुत सारी न्यूज़ 2025 की कवर की। अगर आपकी नज़र में मैंने कोई न्यूज़ मिस की है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल।
एक्सटेंसिवली वी कवर करंट अफेयर्स एज वेल एज स्टैटिक इन आर क्रैश कोर्सेज। हमने क्रैश कोर्सेज में एक्सटेंसिवली इसे कवर किया भी है, और भी क्लासेस में हम इसे अपडेट भी देंगे, है ना, अपने कोर्सेज में, और आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी टिल द एंड, है ना। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, है ना, जहाँ पे मैं डेली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग एज वेल। ये टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है रैना हैना, RAINAHAINA05। तो ये सर्च करोगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा आयुष रैना के नाम से, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सभी कैंडिडेट स्टूडेंट से, है ना, सीरियस स्टूडेंट से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट भी करता हूँ। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू वांट एनी अदर न्यूज़ टू बी कवर्ड, है ना, फ्रॉम पॉलिटी इन गवर्नेंस, सो दैट आई मेक अ वीडियो ऑन इट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।